आप सभी लोगों का राम जी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, बात कर रहे थे हम पिछले वीडियो में एल्किल एमीन की। तो एल्किल एमीन में हम लोगों ने एल्किल एमीन क्या है क्या नहीं है इस पर बात कर ली थी। इसके अलावा एल्किल एमीनों की समावयवता की बात कर ली थी। समावयवता में बात की थी तो आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने एल्किल एमीन की जब समावयवता पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको श्रृंखला बताई थी। श्रृंखला के बाद में मैंने आपको स्थान बताई थी। स्थान के बाद में मैंने आपको क्रियात्मक बताई थी। बच्चों, एक और उसी में होती है मध्यावयवता समावयवता। तो मध्यावयवता समावयवता क्या होता है? जब द्वितीयक या तृतीय द्वितीयक एमीन में, मोस्टली द्वितीयक एमीन में क्या होता है, दोनों साइड एल्किल ग्रुप होते हैं। अगर मान लीजिए जैसे कोई कंपाउंड है, मध्यावयवता में बता दे रहे हैं आपको, मध्यावयवता में क्या होता है, जैसे मान लो हमने ये सपोज दैट C2H5NH C2H5 जैसे ये लिया है और यहाँ से कोई एक एल्किल ग्रुप उठकर इधर चला जाए। जैसे यहाँ पर बचा CH3, फिर आपका NH और यहाँ पर C3H7। तो देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और सूत्र दोनों का सेम है, परंतु इसको आप क्या कहोगे, डाई एथिल एमीन, जबकि इसको मेथिल एथिल एमीन कहोगे। तो नाम में परिवर्तन आ गया। किसके कारण? क्योंकि जो क्रियात्मक समूह है वो तो अपनी जगह पर फिक्स है, लेकिन एक एल्किल ग्रुप इधर से इधर ट्रांसफर हो गया, इस वजह से इसका नाम में परिवर्तन आ गया। और नाम में जब परिवर्तन आता है तो इस प्रकार की समावयवता को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की समावयवता को हम लोग कहते हैं बच्चों क्या? मध्यावयवता। मध्यावयवता। तो मध्यावयवता ज्यादातर आपको किस में देखने को मिलेगा? द्वितीयक समावयवता में द्वितीयक एमीनों में देखने को मिलेगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसके बाद में समावयवता वाला टॉपिक आपका समाप्त होता है। अब हम लोग बात करेंगे एल्किल एमीनों की क्षारीय प्रकृति। एल्किल एमीनों की क्षारीय प्रकृति। बच्चों, अगर हम बात करें एल्किल एमीन की क्षारीय प्रकृति की, तो एल्किल एमीन क्षारीय क्यों होते हैं? ऐसा होता है, एल्किल एमीन की बात की जाए तो चाहे वो अमोनिया हो, जैसे मान लीजिए अमोनिया है तो अमोनिया से 3 H अटैच होते हैं। अमोनिया से 3 H अटैच होते हैं और इसके पास में एक लॉन पेयर होता है। अगर हम बात करें प्राइमरी एमीन की, तो प्राइमरी एमीन में एक H हटकर एक R आ जाता है और ये हो जाती है प्राइमरी एमीन। इसके बाद में अगर बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी में क्या होता है, 2 H हटकर R आ जाते हैं, ये हो गई आपकी सेकेंडरी एमीन। अगर हम बात करें टर्सरी एमीन की, तो टर्सरी एमीन में क्या होता है, तीनों H हटकर R लग जाते हैं, ये हो गया टर्सरी एमीन। अब कोई कितना क्षारीय होगा, कोई भी कितना ज़्यादा क्षारीय होगा, ये निर्भर करता है किस चीज़ पर? ये निर्भर करता है उसके ऊपर उपस्थित जो ये लॉन पेयर है, लॉन पेयर है, जो लॉन पेयर है वो जितनी आसानी से वह त्याग कर देगा, अपने लॉन पेयर का त्याग जितनी आसानी से कर देगा वो उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा। तो बच्चों, इसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन अपने से लॉन पेयर को आसानी से त्याग करेगा। तो आइए चलिए देखते हैं। बच्चों, आपको बता दें कि R जो होता है, हमारा जो R होता है वो जिससे भी अटैच होता है उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है। कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन रिच फैमिली से बिलोंग करता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एजेंट है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर 3 R अटैच है, एक ये और एक ये, मतलब इस वाले नाइट्रोजन को ये वाला R भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा। मतलब ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो प्लस 3 यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो होंगे, जिसके कारण जिसके कारण नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण यह आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा। जब डोनेट कर देगा तो सबसे ज़्यादा बेसिक यही होगा
क्योंकि ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, क्योंकि इसे तीन तीन जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो तीन तीन जगह से इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से इसके नाइट्रोजन एटम के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से वह अपने इलेक्ट्रॉनों को या लॉन पेयर को डोनेट कर देता है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? टर्सरी एमीन। इसके बाद में अगर हम बात करें सेकेंडरी एमीन की, तो सेकेंडरी एमीन को दो जगह से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। देखो दो आर इससे अटैच हैं, तो यहाँ पर प्लस का 2i इफेक्ट लग रहा है। इस वजह से इसकी कंपैरिजन में ये कम क्षारीय होगा, लेकिन क्षारीय फिर भी ये भी है, लेकिन अब इसकी कंपैरिजन में ये कम क्षारीय है। ये सेकेंडरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन। अब बात करें प्राइमरी एमीन की, तो इसको केवल एक ही जगह से मिल रहे हैं, तो ये भी और ये और कम क्षारीय होगा। ये प्राइमरी एमीन इसकी कंपैरिजन में और कम क्षारीय है। अब आ जाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको तो कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहे हैं, फिर भी आवश्यकता पड़ने पर ये डोनेट कर देता है। तो अगर बात करें अमोनिया, तो अगर बात करें क्षारीयता की, तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा है बच्चों? अगर बात करें क्षारीयता की, तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा है? टर्सरी एमीन आपका सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। कौन सा क्षारीय होता है सबसे ज्यादा? टर्सरी एमीन। और उसके बाद में सेकेंडरी एमीन, उसके बाद में प्राइमरी एमीन, तब अमोनिया। अच्छा, ये किस अवस्था में होता है जरा ध्यान देना, ये वाष्प अवस्था में होता है। किस अवस्था में? वाष्प अवस्था में। कौन सी अवस्था में बच्चों? वाष्प अवस्था में। ये याद रखना कि जो मैंने अभी ऑर्डर बताया है, ये ऑर्डर किस अवस्था का है? ये ऑर्डर है वाष्प अवस्था का। किसका? हाँ, तो बच्चों सबसे ज्यादा क्षारीय जो है वो कौन है? सबसे ज्यादा क्षारीय इसमें टर्सरी एमीन आपको दिखाई दे रहा है। टर्सरी एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। इसके बाद में कौन सा होता है? सेकेंडरी एमीन। इसके बाद में कौन सा होता है? प्राइमरी एमीन। और उसके बाद में कौन सा? अमोनिया होता है। लेकिन ये क्रम केवल और केवल किस अवस्था के लिए है बच्चों? वाष्प अवस्था के लिए। चूंकि हम लोग जब भी प्रैक्टिकल करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो लिक्विडिफाई के रूप में करते हैं। तो लिक्विड अवस्था में देखिए विलायक की उपस्थिति में क्रम चेंज हो जाएगा। विलायक की उपस्थिति में सबसे ज्यादा क्षारीय हो जाएगा सेकेंडरी एमीन, फिर उसके बाद में हो जाएगा आपका प्राइमरी एमीन। सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा हो गया? सेकेंडरी एमीन। कौन सा सबसे ज्यादा क्षारीय हो गया? सेकेंडरी। और फिर कौन सा हो गया? प्राइमरी एमीन। फिर कौन सा हो गया? प्राइमरी एमीन। और इसके बाद में आता है टर्सरी एमीन, और फिर आता है आपका अमोनिया। फिर क्या आता है? अमोनिया। फिर क्या आता है आपका? अमोनिया। ये याद रखना बच्चों। इसका कारण क्या है? देखिए आप देख रहे हो कि वेपर्स फेज में सबसे ज्यादा क्षारीय टर्सरी एमीन है, जबकि विलयन अवस्था में सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा आ रहा है? सेकेंडरी एमीन, फिर प्राइमरी एमीन, फिर टर्सरी। मतलब टर्सरी एमीन सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों से कम क्षारीय है। जिसका कारण क्या है? कारण है विन्यासीय प्रभाव। क्या कारण है इसका बच्चों? कारण क्या है इसका? कारण है विन्यासीय प्रभाव। क्या है? विन्यासीय प्रभाव। विन्यासीय प्रभाव। विन्यासीय प्रभाव। विन्यासीय प्रभाव इसका मेन कारण है। मेन कारण क्या है इसका? विन्यासीय प्रभाव। क्या होता है? तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु से चारों ओर क्या जुड़े हैं? एल्किल समूह। और एल्किल समूह का आकार काफी बड़ा होता है। एल्किल समूह का आकार काफी बड़ा होने की वजह से ये क्या करते हैं? चारों तरफ से नाइट्रोजन एटम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब चारों तरफ से नाइट्रोजन एटम को घेर लेंगे, तो ये अपने लॉन पेयर किसी दूसरे को दे ही नहीं पाएगा। मतलब लॉन पेयर देना चाहता है, परंतु लॉन पेयर को निकलने की जगह नहीं होगी, क्योंकि ये चारों तरफ से इसको घेर लेंगे। चूंकि आर का आकार बड़ा होता है एच की तुलना में, तो ये चारों तरफ से घेर लेंगे तो फिर ये अपने जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये डोनेट नहीं कर पाएगा, किसी को दे नहीं पाएगा। इसीलिए इसकी क्षारीय प्रकृति कम हो जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टर्सरी एमीन में +3i इफेक्ट होने के कारण भी यह सेकेंडरी तथा प्राइमरी एमीन से कम क्षारीय है। क्यों? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है बच्चों क्या? विन्यासी प्रभाव। क्या कारण है? विन्यासी प्रभाव। विन्यासी प्रभाव के कारण क्या होता है?
सारे R नाइट्रोजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके कारण वह अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता, इसलिए वह कम क्षारीय होता है। चलिए बच्चों, तो ये हो गया हमारा एल्किल एमीन पर एल्किल एमीन पर चर्चा हो गई। अब बच्चों एल्किल एमीन में हमें जो पढ़ना है अब उस पर बात कर लेते हैं। एल्किल एमीन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे यूपी बोर्ड का मेन टॉपिक है एथिल एमीन, तो आज हम लोगों को वही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एथिल एमीन, एथिल एमीन, एथिल एमीन। एथिल एमीन, अगर हम बात करें एथिल एमीन के फार्मूले की, तो C2H5NH2 ये होता है फार्मूला। ये है एथिल एमीन। क्या है बच्चों? एथिल एमीन। क्या है बच्चों? एथिल एमीन। अब अगर बात करें एथिल एमीन के निर्माण की विधियों की, तो एथिल एमीन का सबसे पहले हम प्रयोगशाला में निर्माण किससे कर सकते हैं? प्रयोगशाला में इसका निर्माण हम कर सकते हैं किससे? हाफ मैन ब्रोमेमाइड से। तो चलिए, हाफ मैन ब्रोमेमाइड, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया पढ़नी है। इसी अभिक्रिया, इसको हम एथिल एमीन निर्माण की प्रयोगशाला विधि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? प्रयोगशाला विधि भी बोल सकते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चों? एमाइड लेते हैं कोई, तो एथिल एमीन बनाना है। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि जो एमीन बनाना उससे एक ज्यादा कार्बन वाला आपको क्या लेना है? एमाइड लेना है। जैसे हमें एथिल एमीन बनाना है, एथिल एमीन में कितने कार्बन होते हैं? 2, तो उससे एक ज्यादा वाला एमाइड मतलब प्रोपेनेमाइड लेंगे हम यहाँ पर। तो प्रोपेनेमाइड ले लीजिए, C2H5CONH2 प्रोपेनेमाइड। अब प्रोपेनेमाइड पर हमें रिएक्शन करानी है किसकी? यहाँ पर रिएक्शन करानी है Br2 और KOH की। किसकी रिएक्शन करानी है? Br2 और प्लस 4KOH। मतलब प्रोपेनेमाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास की अभिक्रिया कराने से एथिल एमीन बनता है। क्या बनता है? एथिल एमीन बनता है। क्या बनता है? एथिल एमीन बनता है। जरा ध्यान देना, देखो ये तो C2H5 देखो जरा, ये C2H5 और NH2, इतना पार्ट तो ये पहले से ही हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों? ध्यान देना, क्या बन जाएगा? C2H5NH2, यही तो हमें बनाना था, वही बन गया। ये बन गया एथिल एमीन, एथिल एमीन। अब देखिए बाकी क्या हो गया? बाकी यहाँ से 4K हैं, तो 4K में से 2K Br के साथ में बनाएंगे 2K Br। क्या बनाएंगे? 2K Br बना लेंगे। अभी कितने K बचे? K बचे 2, O4 H4। तो K जो 2 बचे हैं वो 2K और 2O इसको मिलेंगे तो CO3 बनाएंगे, तो बन जाएगा K2CO3। क्या बन जाएगा? K2CO3। अब बच्चों 2O4H मिलकर बनाएंगे 2H2O। क्या बनाएंगे? 2H2O। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोपेनेमाइड से एथिल एमीन का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों प्रोपेनेमाइड से एथिल एमीन का निर्माण आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे नाइट्रोएथेन से। अगली देखिए नाइट्रोएथेन से। नाइट्रोएथेन से बच्चों, नाइट्रोएथेन से हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं? इसके लिए हमने एथेन लिया C2H5NO2। इसका आपको अपचयन कराना है। क्या कराना है? अपचयन कराना है। चलिए टिन और HCl से ही करा दिया, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे? 6 हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे।
तो 2 हाइड्रोजन तो N के साथ में होकर ये बनाएंगे C2H5NH2 बनाएंगे। बचे 4H, 2 ऑक्सीजन से अपक्रिया करके 2H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 2H2O। तो इस प्रकार से आपने देखा कि नाइट्रोएथेन से हम लोग एथिलेमीन कैसे बनाते हैं। अब बच्चों इसी क्रम में आगे चलते हुए अब हम लोग आगे देखेंगे कि साइनाइडों से हम लोग कैसे बना सकते हैं। मेथिल साइनाइड से हम लोग कैसे बना सकते हैं। मेथिल साइनाइड से बनाने के लिए मेंडियस अपक्रिया होती है। कौन सी अपक्रिया होती है? मेंडियस अपक्रिया होती है। मेंडियस अपक्रिया, मेंडियस अपक्रिया। इसमें क्या करते हैं? मेथिल साइनाइड लेते हैं। मेथिल साइनाइड का फार्मूला हो गया CH3CN। इसका अपचयन कराना है। क्या कराना है? अपचयन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH प्लस Na। इसके थ्रू आपको कराना है। तो जब कराएंगे तो 2H इससे और 2H इससे तो बन जाएगा CH3CH2NH2। आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साइनाइड वाले से। साइनाइड से किस प्रकार से हम लोग एथिलेमीन बनाएंगे, और उसके पहले हमने नाइट्रोएथेन से आपको बताया नाइट्रोएथेन से आप किस प्रकार से बनाओगे एथिलेमीन। अब बच्चों इसके बाद में हम लोग एसीटेमाइड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? एसीटेमाइड से। एसीटेमाइड से। तो एसीटेमाइड लेंगे, जैसे कि मान लो हमने एसीटेमाइड लिया CH3CONH2, ये एसीटेमाइड। इसका भी अपचयन करा दो 4H डालकर। इसका भी अपचयन होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो एसीटेमाइड का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराने पर एथिलेमीन प्राप्त होगा। CH3CH2NH2 प्लस H2O। इस प्रकार से भी बच्चों आप एथिलेमीन का निर्माण कर सकते हो। एथिलेमीन के निर्माण को हमने आपको एसीटेमाइड से बताया। एसीटेमाइड के बाद में बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद में गैब्रियल थैलीमाइड से। गैब्रियल थैलीमाइड से किससे पढ़ेंगे? गैब्रियल थैलीमाइड से। तो बच्चों गैब्रियल थैलीमाइड एक बड़ा प्रोसेस है। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोगों ने इतना सीखा। किससे किससे देख लिया बच्चों? देख लीजिए ज़रा। हाफ मैन ब्रोमेमाइड से एथिलेमीन कैसे बनाई जाती है वो आपको बताया। नाइट्रोएथेन से कैसे बनाई जाती है वो बताया। नाइट्रोएथेन के बाद में मेंडियस अपक्रिया क्या होती है वो बताया। मेंडियस अपक्रिया के बाद में अब हम लोगों को एसीटेमाइड से भी आपको बताया। एसीटेमाइड के बाद में अगर आप देखना चाहो तो चलिए गैब्रियल थैलीमाइड से और दिखा दे रहे हैं आपको। गैब्रियल थैलीमाइड से किस प्रकार से आप बनाओगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? थैलीमाइड लेते हैं। थैलीमाइड लेते हैं। इसकी रिएक्शन आप KOH से करा दीजिए। तो थैलीमाइड की रिएक्शन जब KOH से कराते हैं तो बच्चों क्या मिलेगा? पोटेशियम थैलीमाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? पोटेशियम थैलीमाइड मिलेगा। पोटेशियम थैलीमाइड मिलेगा। और पोटेशियम थैलीमाइड की रिएक्शन आपको एथिल आयोडाइड से करानी है। एथिल आयोडाइड से कराने पर
एन एथिल थैलिमाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? एन एथिल थैलिमाइड। यहाँ से के आई निकल जाएगा, के आई निकल जाएगा और C2H5 एन से अटैच हो जाएगा। एन एथिल थैलिमाइड बना। अब बच्चों एन एथिल थैलिमाइड का आगे जल अपघटन करा देंगे। इसका जल अपघटन करा देंगे। जैसे ही जल अपघटन कराएंगे तो बच्चों देखिए इतना पार्ट आपका निकल जाएगा, इतना पार्ट निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा थैलिक अम्ल। ये OH इससे अटैच हो जाएगा, ये वाला OH इससे अटैच हो जाएगा और ये मिल जाएगा आपको थैलिक अम्ल। और ये आपका अलग हो जाएगा प्लस C2H5NH2। तो ये रहा गैब्रियल थैलिमाइड से एथिलेमीन बनाने का प्रोसेस। बच्चों हम लोग गैब्रियल थैलिमाइड की बात कर रहे थे, आज फिर से हम गैब्रियल थैलिमाइड से सीखेंगे किस प्रकार से हम एथिलेमीन बनाते हैं। गैब्रियल थैलिमाइड से गैब्रियल थैलिमाइड से बच्चों गैब्रियल थैलिमाइड का फार्मूला क्या होता है, आइए चलिए देखते हैं। इस प्रकार से बेंजीन रिंग बनाओ, बेंजीन रिंग से इधर कॉर्नर से C डबल बॉन्ड O, इधर C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH। ये है बच्चों गैब्रियल थैलिमाइड का फार्मूला, इस पर थैलिमाइड का। अब इस पर हम क्या करेंगे बच्चों, KOH की रिएक्शन कराएंगे। जब KOH की रिएक्शन कराएंगे तो ये पोटेशियम थैलिमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या था आपका? थैलिमाइड था। थैलिमाइड पर आपने KOH की रिएक्शन कराई तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम थैलिमाइड से। जब ध्यान देना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बच्चों इसमें क्या है, गैब्रियल थैलिमाइड से, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको ये बताया था थैलिमाइड, गैब्रियल थैलिमाइड से कैसे हम एथिलेमीन प्राप्त करेंगे, एक बार दोबारा से बता रहे हैं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले ये थैलिमाइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन KOH से कराते हैं। जब KOH से कराओगे तो ये पोटेशियम थैलिमाइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? पोटेशियम थैलिमाइड बनेगा। अब बच्चों पोटेशियम थैलिमाइड पर आप एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया करा दो, एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया करा दो। तो बच्चों यहाँ का K और I निकल जाएगा, बनाएगा KI। क्या बनाएगा? KI। और KI बनाकर यहाँ से बन जाएगा N एथिल थैलिमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? N एथिल थैलिमाइड बन जाएगा। ये N एथिल थैलिमाइड बन गया। क्या बन गया? N एथिल थैलिमाइड। ध्यान से देखो बेटा, ये है आपका थैलिमाइड। क्या है? थैलिमाइड। इस पर KOH की रिएक्शन कराई तो यहाँ से H रिप्लेस होकर H2O निकल गया और ये यहाँ पर K आ गया, तो ये बन गया आपका क्या? पोटेशियम थैलिमाइड। क्या बना बच्चों? पोटेशियम थैलिमाइड। अब ये पोटेशियम थैलिमाइड की रिएक्शन हम एथिल आयोडाइड से करा रहे हैं, तो जब एथिल आयोडाइड से कराएंगे तो KI निकल जाएगा और ये बन जाएगा N एथिल थैलिमाइड। और बच्चों N एथिल थैलिमाइड के बाद में ध्यान देना, अगर यहाँ पे हम इसका क्या करा दें, यहाँ पे हम इसका जल अपघटन करा दें, इट मीन्स H2O से रिएक्शन करा दें, तो दो मॉलिक्यूल्स H2O के, तो देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान देना। देखिए ये इतना पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये अलग हो जाएगा। अलग होकर क्या बनाएगा, यहाँ से ये बनाएगा। देखिए एक तो थैलिक अम्ल मिलेगा आपको, थैलिक अम्ल मिलेगा। थैलिक अम्ल कैसे बनता है, बेंजीन रिंग बना लीजिए और बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड हो, तो पहले था एक OH इस कार्बन को मिल जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, ये थैलिक अम्ल, और प्लस अलग क्या होगा C2H5NH2, ये एथिलेमीन अलग हुआ।
बच्चों इसको थोड़ा सा छोटा करे दे रहे हैं ताकि आपको रिएक्शन एक ही बार में क्लियर हो जाए। हाँ बच्चों ये देखिए, आइए चलिए एक बार समझते हैं। ये आपका क्या है, ये है थैलीमाइड। ये क्या है, थैलीमाइड। थैलीमाइड, इसकी रिएक्शन किससे हुई, इसकी रिएक्शन हुई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो जानते हो, लिखने की जरूरत नहीं, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये जब इससे रिएक्ट करेगा H2O निकालेगा और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा पोटेशियम थैलीमाइड। पोटेशियम थैलीमाइड बनाएगा, पोटेशियम थैलीमाइड बनाता है। और पोटेशियम थैलीमाइड की रिएक्शन एथिल आयोडाइड से कराएंगे तो ये बन जाएगा N-एथिल थैलीमाइड। क्या बन जाएगा, N-एथिल थैलीमाइड। क्या बन जाएगा, N-एथिल थैलीमाइड। और इसका आगे जल अपघटन कराएंगे तो जल अपघटन कराने पर ये जो बना है ये थैलिक अम्ल है। क्या है, थैलिक अम्ल। ये थैलिक अम्ल है और ये एथिलएमीन, एथिल एमीन, यही तो हमें बनाना था। तो ये हो गया बच्चों गैब्रियल थैलीमाइड से एथिलएमीन का निर्माण। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा गैब्रियल थैलीमाइड से एथिलएमीन को हम लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि अभी मैंने इसके पहले भी बताया था गैब्रियल थैलीमाइड से। हो सकता है उसमें कुछ कम समझ में आया हो, इसीलिए मैंने क्या किया, इसका रिवीजन करा दिया आपको। अब बच्चों हम लोग समझेंगे एथिल आइसोसाइनाइड से किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं एथिलएमीन। आइए चलिए देख लेते हैं एथिल आइसोसाइनाइड से। इसके बाद में नेक्स्ट मेथड है हमारी एथिल आइसोसाइनाइड से। आइए चलिए देख लेते हैं बच्चों एथिल आइसोसाइनाइड्स। एथिल आइसोसाइनाइड से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आइए इसका फार्मूला देख लें। एथिल का मतलब है C2H5, आइसो का मतलब है N और साइनाइड का मतलब है C। तो एथिल आइसोसाइनाइड से हमें बनाना क्या है, बनाना हमें एथिलएमीन। तो इसका हम क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे। चलिए इसका जल अपघटन करा देते हैं 2H2O, या अगर ऐसे ना लिखना चाहो चलो ऐसे लिख दे रहे हैं 2H2O, जल अपघटन कराते हैं। तो जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो बच्चों जरा ध्यान देना, यहाँ पर कितने H हैं और कितने O हैं। अच्छा चलो हटाओ, ऐसे नहीं, 2HOH ऐसे लिख दे रहे हैं। तो ये वाले बच्चों दोनों H, कौन से, ये वाले दोनों H, ये वाले H इनसे जुड़ जाते हैं इससे, और क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे, क्या बना लेंगे, C2H5NH2, C2H5NH2 बना लेंगे। अब क्या बचा, अब 2 H बचे, 2 O और 1 C, तो ये मिलकर बनाएंगे HCOOH, ये बनाएंगे। तो ये रहा आपका एथिलएमीन। क्या रहा, एथिलएमीन, ये एथिलएमीन रहा। और ये हो गया बच्चों फॉर्मिक अम्ल। क्या बना, फॉर्मिक अम्ल। क्या बना, फॉर्मिक अम्ल। तो इसका इस्तेमाल हम लोग फॉर्मिक अम्ल के निर्माण में भी कर सकते हैं। ये मेथड हमारा फॉर्मिक अम्ल के निर्माण में भी काम में आएगा और इसमें तो काम में आएगा ही आएगा। अब बच्चों हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे एथिल आइसोसाइनेट से। अब इसके बाद में हम लोग एथिल आइसोसाइनेट से पढ़ेंगे बच्चों। किससे पढ़ेंगे, देखिए एथिल आइसोसाइनेट से। तो एथिल आइसोसाइनेट का C2H5NCO ये होता है एथिल आइसोसाइनेट। अब इसकी अगर हम अभिक्रिया करा दें KOH से, किससे करा दें बच्चों, KOH से करा दें, तो जैसे ही KOH से अभिक्रिया कराएंगे तो बच्चों ये वाले दोनों H इतने से अटैच हो जाएंगे, इतने पार्ट से अटैच हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, C2H5NH2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, C2H5NH2 बना लेंगे। अब K2 2O और CO, तो ये बनाएंगे
CO3, ये बना आपका एथिल एमीन। क्या बना? एथिल एमीन। क्या बना? एथिल एमीन। तो एथिल आइसोसाइनेट से भी हम क्या बना सकते हैं? एथिल आइसोसाइनेट से हम एथिल एमीन बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एथिल आइसोसाइनेट की अभिक्रिया किससे करानी होगी? आपको करानी होगी KOH से। तो जब KOH से कराते हैं तो एथिल एमीन बन जाता है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अल्फा एमिनो प्रोपनोइक अम्ल से। किससे पढ़ेंगे बच्चों? अल्फा एमिनो प्रोपनोइक अम्ल से। आइए चलिए देख लेते हैं अल्फा एमिनो प्रोपनोइक अम्ल से। अब बच्चों हमें पढ़ना है अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक अम्ल से। अल्फा एमिनो प्रोपनोइक अम्ल से, अल्फा एमिनो प्रोपनोइक अम्ल से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले प्रोपनोइक अम्ल ले लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH और एमिनो मतलब NH2। ये हो गया अल्फा एमिनो प्रोपनोइक अम्ल। कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, बस BaOH का होल ट्वाइस की उपस्थिति में इसको हीट कर देना है। जैसे ही बच्चों इसको हीट करेंगे तो आप देखोगे इतना पार्ट ये निकल जाएगा, CO2 बना लेगा और बाकी क्या बन जाएगा? ये वाला HC को मिल जाएगा तो बन जाएगा CH3 CH2 NH2 और प्लस CO2 आपका निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग अल्फा एमिनो एसिड से, अल्फा प्रोपनोइक एसिड से, सॉरी अल्फा किसे? अल्फा एमिनो प्रोपनोइक एसिड से, अल्फा एमिनो प्रोपनोइक एसिड से हम लोग क्या बना सकते हैं? हम लोग एथिल एमीन का निर्माण कर सकते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे चलते हुए हम लोग आज करेंगे सिमिट अभिक्रिया द्वारा एथिल एमीन का निर्माण। चलिए आगे देखते हैं सिमिट अभिक्रिया द्वारा। तो चलिए सिमिट अभिक्रिया, सिमिट अभिक्रिया, सिमिट अभिक्रिया। बच्चों सिमिट अभिक्रिया द्वारा हम लोग एथिल एमीन का निर्माण करेंगे। इसमें क्या होता है? हम लोग लेते हैं प्रोपनोइक एसिड C2H5COOH, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल से N3H। ये है आपका हाइड्रोजोइक अम्ल। तो जब इससे अभिक्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे अभिक्रिया। तो बच्चों होता क्या है? देखो C2H5, तो देखो जरा C2H5 तो ये एज इट इज है, एक यानी यहाँ से दोनों H ये वाले तो बनाएंगे क्या? C2H5NH2 बना लेंगे और ये देखो CO2 आपका अलग हो जाएगा और N2 अलग हो जाएगा। बस हो गई रिएक्शन, बहुत सिंपल है। क्या हो जाएगा? C2H5NH2 प्लस CO2 और प्लस N2। इस प्रकार से हम लोग सिमिट अभिक्रिया से भी एथिल एमीन का निर्माण कर सकते हैं। इसमें करना क्या है? इसमें आपको प्रोपनोइक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करानी है और उससे कराने पर बच्चों क्या बन जाता है? उससे कराने पर एथिल एमीन बन जाता है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं इसी क्रम में आगे चलते हुए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो चलिए देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, अभिकर्मक कौन सा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेंगे बच्चों? ध्यान देना, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये ले लिया। इस पर हमने क्लोरामीन की अभिक्रिया कराई, ClNH2 की अभिक्रिया कराई। तो जैसे इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो बच्चों इसके साथ में ये NH2 जुड़ जाएगा। तो ये बन गया C2H5
NH2 और ये वाला Cl Mg से अटैच हो जाएगा तो प्लस Mg Br और Cl। ये इस प्रकार से आपको एथिलेमीन प्राप्त हो गया। तो ये एथिलेमीन प्राप्त करने की अगली मेथड थी जिससे हम लोगों ने एथिलेमीन को बनाया। अब बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने एथिलेमीन की प्रिपरेशन मेथड लगभग समाप्त कर ली है। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे एथिलेमीन के भौतिक गुण। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एथिलेमीन के भौतिक गुण। चलिए भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। बच्चों एथिलेमीन होती कैसी है? तो एथिलेमीन कैसी होती है? रंगहीन ज्वलनशील। यह रंगहीन ज्वलनशील मछली जैसी गंध वाली, मछली जैसी गंध वाली गैस है। मछली जैसी गंध वाली क्या है? गैस है। ये याद रखना। कैसी है? रंगहीन ज्वलनशील मछली के जैसी गंध वाली गैस होती है। नंबर दो बच्चों, क्या हम लोग इसको जल में घोलें तो ये क्या जल में घुलती है? तो बिल्कुल घुलती है। यह इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका जलीय विलयन कौन सा होता है? क्षारीय प्रकृति का, क्योंकि यह जल के अणुओं से अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाती है। ये याद रखना बच्चों। अगर पूछा जाए कि क्या एथिलेमीन जल में घुलती है तो बिल्कुल जी हाँ, एथिलेमीन जल में घुलती है और जल में घुलकर क्या करती है? क्षारीय विलयन बनाती है। और इसकी जल में विलेयता का कारण क्या है? इसकी जल में विलेयता का कारण है जल के अणुओं से अंतराणुक हाइड्रोजन बंध का बनना है। क्या है? अंतराणुक हाइड्रोजन बंध का बनना है। आइए चलिए बच्चों अब इसके रासायनिक गुण पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं, इसी क्रम में रासायनिक गुण की बात करेंगे। रासायनिक गुण बच्चों, रासायनिक गुण की बात करें बच्चों, एथिलेमीन की क्षारीय प्रकृति, जैसा कि हम जानते हैं एथिलेमीन की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। तो एथिलेमीन का जलीय विलयन अगर बनाए तो कैसा होगा? क्षारीय होगा। आइए चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्षारीय प्रकृति की बात करेंगे। क्षारीय प्रकृति, तो अगर हम एथिलेमीन C2H5NH2 इसकी अभिक्रिया जल से कराएं, किससे कराएं? जल से, तो क्या बन जाएगा बच्चों? C2H5NH3OH, यानी ये बन गया एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया? एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। आइए चलिए, अगर ये क्षारीय है तो अम्ल से अपक्रिया करके क्या देगी? लवण देगी। आओ चलो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो अब लिखेंगे लवण का बनना। अगली हेडिंग है लवण का बनना।
लवण का बनना, लवण का बनना। चलिए एथिलेमीन C2H5NH2 ये एथिलेमीन है, इसकी अपक्रिया आप अम्ल से करा दीजिए। तो अम्ल से कराओगे तो ये HC से ज्वाइंट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5NH3Cl, एथिल अमोनियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? एथिल अमोनियम क्लोराइड। आइए चलिए इसकी अपक्रिया, ये लवण बना, C2H5NH2 की अपक्रिया अगर हम H2SO4 से करा दें, किससे करा दें? H2SO4 से, तो यहाँ से बच्चों दोनों H इसको मिल जाएंगे, तो ये बनाएगा C2H5NH3 का होल ट्वाइस SO4, तो इसको बोलते हैं एथिल अमोनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं बच्चों? एथिल अमोनियम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एथिल अमोनियम सल्फेट। अब इसके बाद में बच्चों हम लोग बात करेंगे युग्म लवणों का बनना। किसकी बात करेंगे? युग्म लवणों का बनना। तो चलिए देख लेते हैं इसी क्रम में युग्म लवणों का बनना। युग्म लवणों का बनना। बच्चों अगर मान लीजिए हमने C2H5NH2 ये हमने एथिल एमीन ली, क्या ली? एथिल एमीन ली। अब एथिल एमीन पर अगर हम लोग किसकी अपक्रिया करा दें? HCl और PTCl4 की करा दें। किसकी करा दें? HCl, ये एथिल एमीन लिया हमने, इस पर अगर HCl और PTCl4, तो क्या होगा? ये वाले दोनों हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाएंगे और ये दोनों Cl इससे अटैच हो जाएंगे, तो बन जाएगा C2H5NH3 का होल ट्वाइस PTCl6। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है एथिल एमीन, एथिल एमीन क्लोरोप्लेटिनेट, क्लोरोप्लेटिनेट, एथिल एमीन क्लोरोप्लेटिनेट। आइए चलिए इसके बाद में एथिल एमीन की अपक्रिया बच्चों, एथिल एमीन C2H5NH2 इसकी अपक्रिया HCl के साथ में AuCl3 से करा दें, तो यहाँ से बच्चों क्या बन जाएगा? फिर से वही Cl चला जाएगा इसके साथ में, ये इसके साथ में, तो क्या बन जाएगा? C2H5NH3 इंटू AuCl4। इसका नाम क्या है? एथिल एमीन ऑरिक क्लोराइड। क्या नाम है? एथिल एमीन ऑरिक क्लोराइड, एथिल एमीन ऑरिक क्लोराइड, ये बना। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने न केवल लवणों का बनना पढ़ा, इसके अलावा हम लोगों ने युग्म लवणों का बनना भी पढ़ा। अब इसके बाद में हम लोगों को नेक्स्ट रिएक्शन पढ़नी है, धात्विक हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण। क्या पढ़ना है? धात्विक हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण, धात्विक हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं धात्विक, ध्यान से देखिए बच्चों, धात्विक हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण पढ़ना है, धात्विक हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण। चलिए धात्विक हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेपण।
बच्चों क्या होगा अगर एथिलेमीन की अपक्रिया धात्विक लवणों से कराई जाए। एथिलेमीन की अपक्रिया अगर धात्विक लवणों से कराई जाए तो हम देखेंगे कि जो धात्विक लवण होते हैं वे अपने हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। एथिलेमीन का जो जलीय विलयन होता है, सॉरी एथिलेमीन नहीं, एथिलेमीन के जलीय विलयन की अपक्रिया, एथिलेमीन के जलीय विलयन की अपक्रिया इसे कराएं धात्विक लवणों से कराई जाए तो हम देखेंगे वो है एथिलेमीन उसको उनके हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित कर देते हैं। चलिए देखिए, एथिलेमीन का जलीय विलयन का फार्मूला हो गया C2H5NH3OH। इसकी अपक्रिया चलिए हम मान लीजिए FeCl3 से करा रहे हैं और इसके कितने मॉलिक्यूल्स ले लें, 3 मॉलिक्यूल्स ले लें। तो बच्चों ये कितने OH हो गए, जब 3 मॉलिक्यूल्स ये तो 3 OH हो गए। ये तीनों Cl इसमें आ जाएंगे और 3 OH इधर पहुंच जाएंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा 3C2H5NH3Cl बन जाएगा और प्लस FeOH का होल थ्राइस। ये लाल भूरे रंग का बनेगा, लाल भूरा अवच्छेद। इसी क्रम में यदि आप एथिलेमीन के जलीय विलयन की रिएक्शन AlCl3 से करा दो तो यहाँ भी बिल्कुल सेम रिएक्शन चलेगी। 3C2H5NH3Cl, ये तीनों Cl यहाँ पर आ गए, तीनों OH Al के साथ में अटैच हो जाएंगे, बन जाएगा AlOH का होल थ्राइस। ये सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। कैसा बनेगा, सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। इसके बाद में इसी क्रम में अगर आप एथिलेमीन के जलीय विलयन की रिएक्शन CrCl3 से करा दो तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी यही C2H5NH3Cl और ये तीनों OH Cr के साथ में हो जाएंगे तो बन जाएगा CrOH का होल थ्राइस। ये हरा अवक्षेप बनेगा। कौन सा, हरा अवक्षेप बनेगा। तो ये तो था बच्चों एथिलेमीन के जलीय विलयन की अपक्रिया अगर हमने धात्विक लवणों से कराई तो हमें देखने को मिला कि धात्विक लवण जो होते हैं वो अपने हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। हमने पहली रिएक्शन FeCl3 से कराई जिसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, FeOH के होल थ्राइस में। इसका कलर कैसा होता है, लाल भूरा। और जब हमने इसकी रिएक्शन AlCl3 से कराई तो हमें मिला AlOH का होल थ्राइस, सफ़ेद अवक्षेप मिला। और जब हमने CrCl3 से कराई तो हमें CrOH का होल थ्राइस मिला जिसका रंग कैसा था, हरा। तो बच्चों आज इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।